हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑनलाइन साइंस हब यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं मुकेश और ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सेशन में हम भौतिकी के कुल 4 चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिन चैप्टर से बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, वो 4 चैप्टर के सब्जेक्टिव प्रश्न जो 2 अंक अथवा 5 अंक में पूछे जाते हैं, वो लेकर आपके बीच सुबह 7 बजे लाइव सेशन के साथ मैं मुकेश कुमार आपके बीच उपस्थित हूँ। गाइज, ये 4 चैप्टर होगा आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र और विद्युत धारा, और एक और चैप्टर बच जाएगा हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आज हम कुल 45 मिनट में इन 4 चैप्टर को देखेंगे और इन 4 चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको मैं आपके बीच लेकर आया हूं। तो चलते हैं अपने सेशन के पहले प्रश्न की ओर। गाइज, पहले प्रश्न पर जाने से पहले हमको आपके बीच में एक जानकारी शेयर करूंगा कि ये मेरा पहला लाइव सेशन है, अर्थात जो कैमरा के साथ मैं पहला बार फेस कर रहा हूं, तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि जो भी दिक्कतें होगा उसको सॉल्व करूं। तो इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कृपया इसको थोड़ा अपने ढंग से लेने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं अपने सेशन के पहले प्रश्न की ओर। गाइज, पहला प्रश्न हमारा है कि प्रकाश के परावर्तन, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए यानी आपको बताना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं, इस तरह से आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो गाइज, इसके लिए सही उत्तर होगा जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों, जब प्रकाश की किरण, एक मिनट रुक जाइएगा गाइज, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन है। तो इसके लिए परिभाषा होगा जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों के संपर्क सतह से टकराती है तो प्रकाश की किरण का कुछ भाग उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह चिकनी सतह प्रकाश का कुछ अंश अपने में अवशोषित कर लेता है और कुछ अंश को परावर्तित कर देता है। ठीक है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देख रहे होंगे आप पिक्चर की प्रकाश की एक किरण जिसको हम आपतित किरण कहते हैं, वो किसी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद फिर से वह टकरा कर लौटती है और लौटने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले दूसरे प्रश्न की ओर। गाइस, दूसरा प्रश्न है हमारा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो इसके लिए गाइस जो सही उत्तर होगा कि प्रकाश परावर्तन यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ये 2 नियम कौन कौन है वो हम बताते हैं। पहला नियम है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात जो परावर्तन कोण होता है कोण आई, वो कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, और दूसरा नियम है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। यानी जो दर्पण पर डाला गया अभिलंब होता है और आपतित किरण होती है, साथ ही परावर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होती है। बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा गाइज, इसी में चौथा भी प्रश्न है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो हम पीछे बता चुके हैं कि प्रकाश स्रोत से किसी दी गई सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है तो वह जो किरण जो समतल सतह पर पड़ती है उसी को बोलते हैं आपतित किरण। और अगला प्रश्न है कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं। क्या? परावर्तित, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसके लिए उत्तर होगा आपतन बिंदु पर आपतित किरण जब परावर्तित होकर उसी माध्यम में मुड़ जाती है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरण, जिसे आपतित किरण कहते हैं, जो पड़ती है, पड़ने के बाद जब वह रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे आप इमेज में इस तरह से देखोगे कि कोई सतह है और यहाँ से आपतित किरण आती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इधर जाती है तो इसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पांचवा की ओर। पांचवा नहीं, हाँ पांचवा होगा। ठीक है गाइज, पांचवा प्रश्न है हमारा कि प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन तो हम बता दिए, अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो गाइज इसके लिए जो हमारा सही उत्तर होगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसके कहने का अर्थ हमारा यह है कि जब प्रकाश की किरण कोई एक माध्यम जैसे वायु से कोई दूसरा माध्यम अर्थात जल में जाती है तो वह अपने रियल जो मार्ग होता है उससे विचलित हो जाती है, अर्थात भटक जाती है। और भटक जाने की, अपने मार्ग से भटक जाने की यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। समझ गए? यानी जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूलतः मार्ग या फिर जो पहले का मार्ग था उससे विचलित हो जाती है, और अपने मार्ग से विचलित हो जाने की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है,
बढ़ते अपने अगले प्रश्न छठा की ओर। छठा प्रश्न है हमारा गाइज कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। तो जिस तरह से हम लोग कुछ समय पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे, उसी तरह से हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझेंगे, बारीकी से एक एक बिंदु पर ध्यान देंगे। तो गाइज प्रकाश के परावर्तन के जैसे दो नियम थे, उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो डाला गया अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, जिसको नॉर्मल कहते हैं, तीनों एक ही समतल में होती है। दूसरा है जब प्रकाश की किरण किसी दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है, तो आपतन कोण I की जाया और अपवर्तन कोण R की जाया, ठीक है, का अनुपात नियतांक होता है। ठीक है, दूसरा नियम आप समझ गए होंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न सातवां की ओर। सातवां प्रश्न है हमारा गाइस कि स्नेल का नियम बताना है। स्नेल का नियम, तो हिंट के लिए आपको तब तक हम ये बता दें कि जो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम है, उसी को हम लोग स्नेल के नियम कहते हैं। तो अगर हमने एक प्रश्न याद कर लिया, समझिए कि आपका दो प्रश्न तैयार हो गया। ठीक है, इसके लिए जो उत्तर होगा, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है, तो आपतन कोण I की जाया अपवर्तन कोण R, ठीक है, की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात आपतन कोण की जाया जो I होता है और अपवर्तन कोण की जाया R, ठीक है, साइन I बटा साइन R, इसी का अनुपात होता है म्यू, और यह म्यू होता है अपवर्तनांक। ठीक है, इसी नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न अच्छा से समझ में आ गया होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा गाइज कि वाहनों में उत्तल दर्पण ही क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे क्या कि जो हमारा मोटरसाइकिल होता है या फिर कोई चार चक्का होता है, उसके साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस ही क्यों लगाते हैं। आप देखे होंगे कि मिरर में लिखा भी रहता है कॉनकेव लेंस। तो इसके लिए सही उत्तर होगा क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक अर्थात लंबी दूरी के भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होता है। गाइज आप देखे होंगे कि उत्तल दर्पण जो होता है या फिर जो मिरर में लगा होता है उत्तल दर्पण, वो कुछ इस आकार का होता है। रुक जाइएगा एक मिनट, हम बताते हैं। कुछ इस आकार का होता है। ये करता क्या है कि कोई भी वस्तु या फिर कोई भी गाड़ी जो हमारी गाड़ी के पीछे होती है, उसका सीधा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और बहुत दूरी अर्थात यहाँ पर लिखा आप देखे होंगे कि दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक या फिर बहुत लंबी, यानी बहुत पीछे तक की गाड़ी का भी प्रतिबिंब बना लेता है। इसलिए हम लोग अपने वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा शायद 9वां या 10वां होगा, और 10वां प्रश्न हमारा यह है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक अभी हम पीछे बता के आ चुके हैं कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो इसके लिए सही उत्तर होगा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आपको ये बताना है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं। इस घटना को बोले थे क्या कि प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यही है, ये विचलन माध्यम और उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अतः अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। अर्थात पहले वाला यानी अपवर्तनांक क्या है, तो दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात है। समझ गए, दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न। लगभग 11वां प्रश्न होगा। 11वां प्रश्न हमारा कि एक समतल दर्पण, क्या एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एक है, इसका अर्थ आपको बताना है। अर्थात कोई समतल दर्पण है, उसका जो आवर्धन है एक है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये आपको बताना है। तो इसका मतलब होगा गाइज समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एक है। इसका अर्थ यह है कि बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है और बिंब से समान दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसका धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। तो गाइज इसको हम इस तरह से समझा सकते हैं कि अगर आवर्धन एक है तो किसी भी वस्तु का जो ऊंचाई होगा वो उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होगा, और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से जितना आगे होगा। और प्लस एक आवर्धन का अर्थ यह है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा है। इस तरह से आप याद करके रख सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस प्रकार मुड़ती है। अर्थात आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, मानिए कि पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम जल है, आप अपनी इच्छा से कोई भी दो माध्यम मान सकते हैं, लेकिन हम
आपको उदाहरण देने के लिए मान लेते हैं कि पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम जल है, ठीक है। तो जब एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो वह किस प्रकार मुड़ती है, यही आपको बताना है। तो इसके लिए उत्तर होगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम विरल से दूसरे माध्यम सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब यही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। अर्थात आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इस तरह से भी पूछ सकता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक इसके विपरीत जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है गाइज, लगभग 12वां प्रश्न तो हो चुका होगा, लेकिन इसका जो प्रश्न संख्या है थोड़ा गलत लिखा गया है। तो ये प्रश्न है कि लेंस की क्षमता क्या है, क्या लेंस की क्षमता क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो गाइज इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। अर्थात मान लीजिए कि कोई लेंस है, तो उसको यानी उस पर जो प्रकाश की किरण पड़ती है उसको फैलाने या फिर कंप्रेस करने की जो क्षमता होती है, इसी को बोलते हैं लेंस की क्षमता। आगे क्या लिखा है कि यह लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसका एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। अर्थात लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम को ही हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे लेंस की क्षमता को, इसको यहाँ देखिए लिखा होगा कि लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं और पी बराबर होता है 1/f। तो देख रहे होंगे यहाँ एफ क्या है, तो फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या कहेंगे, हम लोग लेंस की क्षमता कहेंगे। और इसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। और एक डायोप्टर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर इनवर्स, 1 मीटर इनवर्स। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा गाइज कि किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अर्थात आपको ये बताना है कि जो लेंस की क्षमता का ऊपर हम परिभाषा दिए हैं, तो जो किस लेंस का जो क्षमता होता है वो धनात्मक होता है, अर्थात पॉजिटिव होता है। तो गाइज उत्तर लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। ठीक इसके विपरीत प्रश्न है कि किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। आप इस प्रश्न को जरूर याद कर लेंगे। ये जो दो प्रश्न हमारा जो लास्ट में है, ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 15वां लगभग होगा। 15वां प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। आपको बताना है कि गोलीय दर्पण होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है। इसके लिए उत्तर होगा, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात इसके लिए एक फॉर्मूला होता है गाइज, एफ बराबर r/2। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि जो ये फोकस दूरी है ये वक्रता त्रिज्या की क्या है, आधी है, बट्टा 2 है, अर्थात आधी है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि अवतल दर्पण हम बता चुके हैं अवतल दर्पण क्या होता है। कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। अर्थात अवतल दर्पण की जो मुख्य फोकस या फिर प्रधान फोकस होता है, इसका आपको परिभाषा बताना है। तो इसका परिभाषा गाइज हो जाएगा, परिभाषा क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है, इसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। गाइज अपने भाषा में इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक मिनट हम थोड़ा इसको फिर से दोहराते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसको अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। तो गाइज और यही था हमारा अवतल दर्पण की मुख्य फोकस। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि एफ बराबर जो फॉर्मूला होता है, एक मिनट रुकिएगा, एफ बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है r/2 होता है। एफ बराबर r/2 हम फॉर्मूला लिख देते हैं, एफ बराबर r/2। हमको निकालना है फोकस दूरी, अर्थात एफ निकालना है। यहाँ r बराबर 20 दिले तो 20/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मानव नेत्र क्या है। जो हमारा आंख है इसका परिभाषा बताना है। और आगे प्रश्न में ये लिखा है कि इसका कार्यविधि एवं विभिन्न अंगकों का वर्णन करना है। यानी इसमें क्या क्या होते हैं, इसकी कार्यविधि क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीजों को इसी द्वारा देख पाते हैं। इसमें एक क्रिस्टलीय लेंस होता है।
प्रकाश सुग्राही पर्दा जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, इस पर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। तो गाइज इस तरह से जो हम 4 लाइन में दी है, इसको आप जब अपने कॉपी में लिखेंगे तो लगभग यही 4 लाइन 7-8 लाइन में हो जाएगा और आपको 5 अंक में 5 अंक मिलेगा। तो इसमें हम इसको समझा देते हैं कि मानव नेत्र जो होता है अत्यंत मूल्यवान होता है, ठीक है, अत्यंत मूल्यवान होता है और बहुत ही सेंसेटिव होता है। कुछ भी होता है तो तुरंत सेंसेटिव हो जाता है। और ये कार्य किस तरह से करता है, तो जिस तरह हमारा कोई कैमरा होता है या फिर मोबाइल का कैमरा होता है कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार मानव नेत्र अर्थात जो हमारा आंख है कार्य करता है। ये रंग बिरंगी चीजों को भी देखता है, अर्थात आप देखते होंगे ताजमहल या फिर बहुत सारे लाल किला जितने भी हैं रंग बिरंगे चीजें या फिर जो भी चीज हो, सभी चीजों को हमारा मानव नेत्र देखता है। इसमें एक लेंस होता है, क्रिस्टलीय लेंस, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक रेटिना होता है। आपको पूछ सकता है कि रेटिना क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम बता चुके हैं कि रेटिना क्या होता है। तो मानव नेत्र का वह भाग जिस पर किसी भी बिंब का प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेटिना, ठीक है। और मानव नेत्र का वह भाग जहां से, यानी मानव नेत्र में एक प्रकाश झिल्ली होता है और वहां से जहां से वह प्रकाश झिल्ली जिससे लाइट हमारे आंख के अंदर एंटर करती है अर्थात प्रवेश करती है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दृष्टि दोष क्या है। गाइज ये जो प्रश्न है हर बार अपना जलवा आपके एग्जाम में दिखाता है, ठीक है, कि दृष्टि दोष क्या है। आपको आई इफेक्ट के बारे में बताना है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए जो परिभाषा होगा हमारा सही परिभाषा, कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी सामंजन क्षमता को खो देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट यानी अच्छा तरीका से नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। गाइज आप सुनते होंगे कि उसका आंख खराब हो गया या फिर वह निकट की वस्तु या फिर दूर की वस्तु या फिर कोई भी वस्तु सही से नहीं देख पाता है, तो यही होता है दृष्टि दोष। यानी नात्र हमारा जो नेत्र होता है धीरे धीरे जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो अपनी समंजन क्षमता खो देता है और इसी को बोलते हैं दृष्टि दोष। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपको जो 10th क्लास में पढ़ना है दृष्टि दोष के प्रकार, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है हमारा निकट दृष्टि दोष, दूसरा का है दीर्घ दृष्टि दोष और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। आपको ये बता दें कि निकट दृष्टि दोष होता है, इसको मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया के नाम से जानते हैं और जरा दृष्टि दोष को प्रेस वायोपिया के नाम से जानते हैं। तो ये आप इस तरह से अगर अच्छे से लिखते हैं तो आपको 5 अंक में 5 अंक दिए जाएंगे और जो स्टूडेंट इस तरह से और अच्छा सुस्पष्ट नहीं लिखता है उसको 5 में 4, 3, 2 इस तरह से अंक दिए जाते हैं। तो आप अच्छे से याद कर ले कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया बोलेंगे और जरा दृष्टि दोष को प्रेस मायोपिया बोलेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उसी से यानी दृष्टि दोष से है कि निकट दृष्टि दोष, इसको जो मायोपिया कहते हैं, किस प्रकार के दृष्टि दोष है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, अर्थात जो निकट दृष्टि दोष होता है यह क्या है, और अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष मानिए कि हो गया तो उसको हम लोग किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसकी क्या इलाज होगी। तो गाइस इसके लिए उत्तर होगा निकट दृष्टि दोष मायोपिया में कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख तो लेता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। अर्थात इसके कहने का अर्थ यह है कि निकट दृष्टि दोष उस व्यक्ति के आंख में समझा जाता है जो निकट की वस्तु को तो देख पाता है पर दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। आप ट्रिक के लिए इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु को नहीं देखेगा। किसकी वस्तु को नहीं देखेगा, तो दूर की वस्तु को नहीं देखेगा। आगे इसमें यह लिखा है कि ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर दृष्टि पटल अर्थात जिसको रेटिना बोलते हैं के सामने बनता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, तो अवतल लेंस को बोलते हैं, तो अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया के हुए व्यक्ति शिकार हो गए हैं तो उनको हम नियत क्षमता या फिर उनको जो उपयुक्त क्षमता होगा, उनकी आंख में जो चश्मा लगेगी उसकी क्या क्षमता होगी, तो उस क्षमता का हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो अवतल लेंस के चश्मा का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो मायोपिया में करते हैं, मायोपिया में, निकट दृष्टि दोष में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा गाइस कि दीर्घ दृष्टि दोष या फिर इसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, ये क्या है। तो इसके लिए उत्तर होगा और इसको किस तरह से दूर कर सकते हैं।
तो गाइस इसके लिए उत्तर है दीर्घ दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है परंतु निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है। अर्थात यह सिर्फ आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष के ठीक यह विपरीत है। आगे लिखा है ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर दूर हट जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के पीछे बनता है। ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी दूर पर रखना पड़ेगा। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस जिसको उत्तल लेंस कहते हैं के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अर्थात इसमें यह होता है कि दूरदृष्टि दीर्घ दृष्टि दोष या फिर जिसको हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं, हाइपर मायोपिया कहते हैं, इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु को तो देख पाता है पर निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। और ऐसे दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस उपयुक्त जिस वैसे चश्मा का प्रयोग करते हैं जिसमें उत्तल लेंस लगा होता है। आपको हम ये भी बता दें कि इस स्थिति में जो प्रतिबिंब रेटिना पर ऐसे सामान्य नेत्र में रेटिना पर बनता है तो यह रेटिना पर नहीं बन के रेटिना से पहले अर्थात पीछे ही बन जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी हमारा मानव नेत्र से ही संबंधित है और प्रश्न हमारा गाइज ये है कि जरा दृष्टि दोष, ठीक है, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसके दोष के कारण क्या है, इसको किस तरह से दूर कर सकते हैं, अर्थात जरा दृष्टि दोष क्या है, किस कारण से होते हैं और इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए उत्तर होगा कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इन्हें पास की वस्तु आराम से देखने में कठिनाई होती है। यह दोष पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण तथा क्रिस्टलीय लेंस की लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता है। इसे द्विफोक्सी लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। अर्थात जैसे जैसे हम या फिर हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो घटती चल जाती है और नेत्र की समंजन क्षमता घटने के कारण हमारे नेत्र में एक दोष उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष। और इस जरा दृष्टि दोष को हम लोग दूर कर सकते हैं द्विफोक्सी लेंस के द्वारा। किस लेंस के द्वारा? द्विफोक्सी लेंस के द्वारा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा इसी से मतलब लिया गया है। प्रश्न यह है कि द्विफोक्सी लेंस का उपयोग नेत्र के किस दोष को दूर करने में किया जाता है। तो गाइज ये तो हम बता चुके हैं, जरूर आपका इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे। तो आपको हम बता दें कि द्विफोक्सी लेंस में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों प्रकार के लेंस होते हैं। अर्थात अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों मिलकर द्विफोक्सी लेंस का निर्माण करते हैं और द्विफोक्सी लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष वाले रोगी के लिए। ठीक है, जरा दृष्टि दोष वाले रोगी के लिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा गाइज है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता का क्या अभिप्राय है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा जो शेप था वो दूसरा सेलेक्ट हो गया था। तो नेत्र की समंजन क्षमता, उस समय से आप सोच रहे होंगे कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होते हैं। हम बार बार रिपीट कर रहे थे नेत्र की समंजन क्षमता आयु के समय, यानी आयु जिस तरह से हमारी बढ़ती जाती है तो नेत्र की समंजन क्षमता घटती जाती है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये नेत्र की समंजन क्षमता नामक चीज क्या है, आखिर आप ये क्या बोले जा रहे हैं। तो इसका जो अर्थ है कि मानव को दूर की एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट नहीं, एक सेकेंड। मानव को दूर तथा पास की वस्तुएं पूर्णतः देखने के लिए नेत्र सुनियोजित करने पड़ते हैं। इस प्रकार मानव के अभिनेत्र लेंस वह क्षमता है जिससे वह अपनी फोकस दूरी कोण सुनियोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। अर्थात हमारी आंख की जो समंजन क्षमता है आप इस तरह से समझ सकते हैं। मानिए कि हमारे दाएं तरफ की वस्तु को देखना होगा तो हम ऐसे देखेंगे, अगर हमारी बाएं तरफ की वस्तु को देखना होगा तो हम लोग इस तरह से। अर्थात हम अपने आंख पर एक एंगल, एक कोण क्रिएट करते हैं। यही कोण क्रिएट करना हमारे नेत्र की समंजन क्षमता होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा जो आंख है इधर इधर या मतलब दाई या बाई तरफ, आप मजाक नहीं समझिएगा, इसको हम इस तरह से आपको रिलेट करके समझाते हैं कि आपको हमेशा एग्जाम तक कम से कम याद रह जाए। ठीक है, तो हम अपनी आंख को जो दाएं बाएं करते हैं, यही दाएं बाएं करने की क्षमता को हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा गाइज मानव नेत्र की, अगला प्रश्न है, ये सब हमारा मानव नेत्र से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होती हैं। गाइज ये प्रश्न हमारा, अगर आप हमारा जो 20 ऑब्जेक्टिव जो मॉडल सेट हुआ है अगर वो नहीं देखे हैं तो देख ले, उसी से प्रश्न ये है। अगर हमारा आप ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट देख चुके होंगे तो ये हमारा वादा है कि आप जरूर 100% ऑब्जेक्टिव को सही करके आएंगे। तो प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु बताना है। तो गाइस सामान्य नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है। दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है।
बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतिम व्यक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में दिखाई जो मानिए कि कोई क्लास है, क्लास के अंतिम पंक्ति है यानी सबसे पीछे वाली पंक्ति पर कोई स्टूडेंट बैठा है, ठीक है, और ब्लैक बोर्ड है या फिर व्हाइट बोर्ड है, उसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने में कठिनाई होता है। यह विद्यार्थी किस दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार से संशोधित किया जाता है। मानिए कि आप भी एक क्लास में है, क्लास के पिछले वाला जो बेंच है उस पर से किसी व्यक्ति को इस तरह की कठिनाई होती है कि वह जो आपके टीचर या फिर आपके शिक्षक बोर्ड पे लिखाए हैं वह देख नहीं पाता है सही से। तो आपको बताना है कि उस व्यक्ति में या फिर उस विद्यार्थी में किस प्रकार के उसके आंख में दोष है, और अगर दोष है तो इसको हम लोग किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, किस लेंस का चश्मा उसको लगा के दूर कर सकते हैं। तो गाइज हम पीछे बता चुके हैं, अगर दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसमें होगा निकट दृष्टि दोष। क्या? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया कहते हैं, और इसको दूर करने के लिए हम बताए थे शुरू में ही कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा गाइज ये लगभग 4-5 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, और ये प्रश्न 2 अंक में पूछे जाते हैं। प्रश्न ये है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। गाइज जब आप गर्मियों के दिन में अपने घर से बाहर सोते होंगे तो आप आकाश में दिखते होंगे कि जो हमारा तारे हैं वो टिमटिमाते हैं, यानी भूक भाए यानी इस तरह से, मानिए कि थोड़ा दिखाई देते हैं फिर थोड़ा नहीं दिखाई देते हैं, फिर थोड़ा दिखाई देते हैं फिर नहीं दिखाई देते हैं। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है कि वो कुछ समय दिखाई देते हैं कुछ नहीं दिखाई देते हैं। तब इसका कारण हम लोग आज ये समझेंगे कि इसका उत्तर के रूप में ये है, पृथ्वी के वायुमंडल का वर्तनांक निरंतर परिवर्तित होते रहता है। आंख में प्रवेश करने वाला तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तन के कारण अनियमित रहता है एवं उस झिलमिलाहट, ठीक है, के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अर्थात होता है क्या कि प्रकाश का अपवर्तन बराबर होते रहता है। अपवर्तन कहने का अर्थ कि जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, आप ऊपर देखेंगे तो जो वायुमंडल होता है वो वायुमंडल का अपवर्तनांक जो म्यू साइन आई बटा साइन आर होता है वो हमेशा बदलते रहता है, और इसी वजह से क्या होता है कि उसका मतलब हमारा तारे टिमटिमाते हैं। बराबर तारों का जो प्रकाश है वो प्रकाश का अपवर्तन होता है और तारे टिमटिमाते हुए हमको दिखाई देते हैं, अर्थात झिलमिलाहट के कारण दिखाई देते हैं। आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दिया तो ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा गाइज, व्याख्या कीजिए। व्याख्या क्या करना है कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। अर्थात आपको ये बताना है कि जिस तरह तारे टिमटिमाते हैं उस तरह से ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो इसके लिए उत्तर होगा, ग्रहों से पृथ्वी की दूरी काफी कम है। यह अर्थात ग्रह प्रकाश के भंडार होते हैं, जो प्रकाश किरणें ग्रह से आती है उनमें परिवर्तन नहीं होता है। निकटता व प्रकाश का भंडार होने के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। अर्थात इसका जो मेन रीजन क्या है ये आपके बीच हम शेयर करते हैं कि जिस तरह से पृथ्वी से तारों की दूरी बहुत दूर है, यानी बहुत दूरी पर है तारे, ठीक वैसा नहीं, यानी उस तरह का नहीं। ग्रह हमारे पृथ्वी से बहुत ही नजदीक है और इसमें प्रकाश के भंडार है, यानी बहुत मात्रा में वहां पर प्रकाश है। इसी कारण से इसका अपवर्तन सही से नहीं हो पाता है, और जब अपवर्तन नहीं होगा तो ये टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। गाइज आप इस प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एक वीडियो बनाने में हमको लगभग कंटेंट खोजने में 3-4 घंटे लगते हैं, और इस तरह से आपको हम कंटेंट चूज करके लाते हैं ताकि सीधे आपको प्रश्न में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। प्रश्न हमारा यह है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो इसके लिए उत्तर होगा, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। उस स्थिति में सूर्य की किरणें पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों तक पहुंचती है, उसके पश्चात हमारी आंखों तक। कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के अधिकतर भाग का वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकीर्णन होता है। इस प्रकार केवल लंबी प्रकाश किरणें अर्थात लाल हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है और हमें रक्ताभ प्रतीत होता है। अर्थात आपसे ये पूछा गया था कि सूर्योदय, जिस समय सूर्य भगवान का जो मतलब उदय होता है सवेरे सवेरे, उस समय वो लाल प्रतीत क्यों होते हैं, हरा क्यों नहीं होते, उजला क्यों नहीं होते, पीला क्यों नहीं होते, नीला क्यों नहीं होते, बैंगनी क्यों नहीं होते, लाल ही आखिर क्यों होते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि गाइज जब सूर्य भगवान ऊपर मतलब सूर्य, हम लोग अपनी भाषा में या फिर गांव से हैं तो सूर्य भगवान भी कह सकते हैं, तो उनका जो उदय होता है उस समय वहां से सूर्य की जो किरण होती है वो वहां से चलती है। वायुमंडल में परत है, 4-5 परत है, तो इसको जब वो पार करती है तो पार करते करते क्या होती है
कि जो कम तरंगदैर्घ्य वाले किरण होती है, कम तरंगदैर्घ्य कहने का अर्थ जो कम दूरी तक चले, तो जो कम दूरी तक चले वो पीछे ही रह जाती है। और लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है बाकी 7 यानी बाकी 6, टोटल 7 रंग है, 7 तरह के रंग है, तो वो 6 रंगों से अधिक होता है, तो वो यहाँ तक पहुँचती है और बाकी पीछे ही रह जाती है। तो हम लोगों की आँख के पास सिर्फ लाल प्रकाश आता है। इस तरह से हम समझते हैं कि सूर्योदय के समय जो सूर्य का जो रंग होता है वो लाल प्रतीत होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा गाइज कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। अर्थात जब कोई अंतरिक्ष यात्री या फिर कोई भी व्यक्ति जब अंतरिक्ष में जाता है तो उसको अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री जब हम हमारे पृथ्वी की ओर देखते हैं तो बीच में जो आकाश होता है, आकाश उनको नीला नहीं दिखाई देता है बल्कि काला दिखाई देता है। तो आपको ये बताना है कि काला क्यों दिखाई देता है। तो इसके लिए उत्तर होगा अंतरिक्ष पर वायुमंडल ना होने के कारण वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। क्या होता है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, तो जब वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। आपको बता दें कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है तो वह बिखर जाती है यानी छितरा जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। तो उत्तर क्या है कि अंतरिक्ष उत्तर यह है कि अंतरिक्ष पर वायुमंडल ना होने के कारण वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि वायु के महीन कण ही प्रकाश को प्रकीर्णित कहते हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। यानी मेन रीजन क्या था काला दिखाई होने का, कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश का विक्षेपण क्या है। आपको बताना है कि प्रकाश का विक्षेपण क्या है। तो प्रकाश के अवयवी कणों में विभाजन को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो प्रकाश कुल जो हमारा श्वेत प्रकाश है ये कुल 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इनके 7 अवयवी रंग होते हैं। तो ये 7 अवयवी रंग है। श्वेत प्रकाश जब अपने 7 अवयवी रंगों में टूट जाती है अर्थात विभाजित हो जाती है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि प्रिज्म कोण क्या है। ठीक है, प्रिज्म एंगल क्या है। इसके लिए उत्तर होगा प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो बहुत ही हल्का मतलब उत्तर है कि प्रिज्म के 2 पार्श्व फलक यानी जो सतह होता है फलकों के बीच के कोण को ही प्रिज्म कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इंद्रधनुष रेनबो जानते होंगे रेनबो। तो रेनबो किस समय दिखता है, तो ये वर्षा के समय दिखता है, फुफुंद वर्षा के समय। तो आपको ये बताना है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। अर्थात आप जो आकाश में देखते होंगे नदी के सामने इंद्रधनुष बना हुआ, तो ये किस प्रकार से बनते हैं। तो इसके लिए उत्तर होगा वायुमंडल में विद्यमान जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। अर्थात वायुमंडल में जब वर्षा होता है तो वर्षा के बूंद जो होते हैं, वर्षा के जो बूंद होते हैं उसमें सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन किस तरह से होता है कि सूर्य की प्रकाश वायु से उस वर्षा की बूंद जो जल होता है में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। तो आपको इस तरह से पूछ सकता है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। तारे के टिमटिमाने का क्या मतलब रीजन है, तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आकाश के काला दिखाई देने का क्या मतलब रीजन है, तो ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, पीछे बता चुके हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्थात सूर्य जब उदय होता है या फिर सूर्य जब डूबता दिखाई हम लोग को प्रतीत होता है, उस समय जो सूर्य प्रश्न को हम दोहराते हैं सूर्योदय होने के पहले एवं सूर्यास्त होने के बाद भी हमें सूर्य क्यों दिखाई देता है। इसके लिए उत्तर होगा पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु हल्की होती है। सूर्योदय होने से पहले एवं सूर्यास्त होने के बाद सूर्य से चलने वाली किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होकर हमारी आंख तक पहुंचती है। क्या हमारी आंख तक पहुंचती है, इसी कारण से वो थोड़ा लेट तक दिखाई देती रहती है। अगला प्रश्न है हमारा कि क्या कारण है कि यही प्रश्न को क्या कारण है कि सूर्योदय के पहले ही सूर्योदय से पहले ही और सूर्यास्त के बाद तक हमें सूर्य दिखाई देती है। गाइज वही प्रश्न को हम लोग दोहराए हैं। प्रश्न का उत्तर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से पहले ही और सूर्यास्त के बाद तक हमें दरअसल सूर्य का आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसलिए सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट पहले सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई पड़ते हैं। अर्थात सूर्य को जो उदय होता है उसे 2 मिनट पहले ही हम लोग देख पाते हैं, यानी 2 मिनट पहले से ही देखने लगते हैं। और सूर्यास्त जो शाम में होता है उसके 2 मिनट बाद तक हम लोग सूर्य दिखाई देता है। इसका भी मेन रीजन वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तो यूं ही बहुत ही हल्का है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों।
प्रकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा हम पिछले पेज पर चल गए थे, तो आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो आकाश से था ये हो चुका है, ये भी प्रश्न हो चुका है, ये प्रश्न हो चुका है, ये प्रश्न भी हो चुका है, और ये प्रश्न था लास्ट। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है विद्युत धारा से। किससे? विद्युत धारा से। ये इससे तो हर साल प्रश्न देखने को ही मिलते हैं। तो गाइज प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को हम लोग समझा देते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि आवेश, आपको पूछ सकता है आवेश क्या है, अर्थात चार्ज क्या है, चार्ज क्या है। तो इसके लिए उत्तर होगा आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, अर्थात पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो आवेश क्या है? तो परमाणु का एक मूल कण है, धनात्मक है और ऋणात्मक है। कोई एक ही होगा, या तो धनात्मक होगा ना तो ऋणात्मक होगा। अगला है टॉपिक, मतलब अगला पॉइंट है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात जब दो चार्ज दोनों पॉजिटिव रहेंगे या फिर दोनों निगेटिव रहेंगे तो उनमें विकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, इसके विपरीत जो होंगे, इसके विपरीत क्या है कि असमान आवेश यानी डिफरेंट चार्ज होंगे, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, ये जो चार्ज होंगे एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, और जब एक रंग होंगे अर्थात समान होंगे तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे, यानी दूर हटने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि इसका जो मात्रक, आवेश का मात्रक होता है, आप यहाँ दिख रहे होंगे कि क्या होता है, कूलम्ब होता है। पूछ सकता है आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। और एक कूलम्ब पर जो हमारा आवेश होता है 6 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है 6 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर, वो था एक कूलम्ब पर, और एक इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश पूछ दे तो 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम्ब होता है, और ये भी होता है ऋणात्मक आवेश। और एक फॉर्मूला आप देख रहे हो कि Q बराबर होता है Ne, यानी आवेश बराबर Ne इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर से हम दोहरा देते हैं कि एक कूलम्ब पर अगर आवेश पूछ दे तो 6 गुना 10 की पावर 18, और एक इलेक्ट्रॉन पर पूछ दे तो 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम्ब। देख रहे होंगे थोड़ा सा डिफरेंस है। बढ़ते अपने अगले मतलब कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट है हमारा गाइज कि विद्युत धारा किसको कहते हैं। इसको आई से सूचित करते हैं, इस तरह से पूछ सकता है। विद्युत धारा को आई कैपिटल या फिर स्मॉल आई से सूचित करते हैं। तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात कोई भी तार होता है उसमें आवेश चार्ज के प्रवाहित होने की दर को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो फॉर्मूला या फिर सूत्र होता है ये होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय, अर्थात आई बराबर Q बट्टा टी। Q फोर हो गया क्या, आवेश, और T फोर समय। अगला क्या है कि इसका जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है, या फिर इसको कूलम्ब प्रति सेकंड भी बोलते हैं। आवेश का हो जाएगा कूलम्ब और समय का सेकंड, तो कूलम्ब प्रति सेकंड या फिर कूलम्ब बट्टा सेकंड। बढ़ते अपने अगले कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट है हमारा ओम का नियम। गाइज इसको तो आप लोग 6-7 बार रिपीट इस तरह से कर लीजिए कि आप भूल नहीं सकते हैं। ठीक, ये प्रश्न हर बार आता है। प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है, तो इसको हम लोग समझाते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। मानिए कि कोई तार है, वायर है, उसका तापमान अगर नियत है, क्या टेम्परेचर अगर नियत है, तो उससे प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है वो विभवांतर V के समानुपाती होती है। ठीक, यानी V समानुपाती हो जाएगा I, V लिखेंगे हम V समानुपाती I, और जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो V बराबर हो जाता है IR। क्या, V बराबर IR। देख रहे होंगे यहाँ पर R जो है ये R एक नियतांक है। इसी नियतांक को तार का हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, और ये है ओम नियम का जो ग्राफ है। ग्राफ देख के भी पूछ सकता है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आप देख रहे होंगे इस तरह से है, सीधा रहना चाहिए। V समानुपाती I, इधर होगा विभवांतर, इधर धारा। प्रतिरोध बताए हैं, प्रतिरोध क्या है, तो एक नियतांक है, इसको R से सूचित करते हैं। तो इसका जो परिभाषा होगा कि यह चालक का वह गुण है, यानी किसी भी चालक वायर का वह गुण जो उसे प्रवाहित होने वाली धारा करेंट का विरोध करता है, प्रतिरोध कहते हैं। क्या, उसे प्रतिरोध कहते हैं। माने कि कोई तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाहित होने से रोकने वाला जो उसका जो फैक्टर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। इसका जो मात्रक होता है ये होता है ओम, और ओम को हम लोग बोल सकते हैं 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पीयर। ठीक है, बढ़ते अपने अगले कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल खाली सा पेज दिख रहा होगा,
तो गाइज खाली पेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बताएंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है। प्रतिरोधों का संयोजन, तो गाइज प्रतिरोधों का संयोजन हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। दूसरा होता है समांतर क्रम। आप देख रहे होंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि प्रतिरोध को हम इस तरह से जोड़ते हैं, फिर से बताते हैं, इस तरह से एक प्रतिरोध रहेगा, ये रहेगा दूसरा, और फिर रहेगा यहाँ तीसरा, इसी चौथा रहेगा, ठीक है। और समांतर क्रम में क्या होता है कि प्रतिरोध को हम लोग इस तरह से जोड़ते हैं, ये एक प्रतिरोध हो गया, यहाँ से हो जाएगा फिर दूसरा प्रतिरोध, यहाँ जुड़ा है, और यहाँ से फिर हो जाएगा तीसरा प्रतिरोध। इसको बोलेंगे समांतर क्रम में, ठीक है। तो आपको ये बताएंगे पहले कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम जो प्रतिरोध है इसको हम लोग जोड़ते हैं तो इसका व्यंजक जो सूत्र होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, तो श्रेणी क्रम में होता है कि टोटल कर देते हैं, अर्थात जो R बराबर होता है R श्रेणी यानी सीरीज बराबर होता है R1 यानी पहला का प्रतिरोध जोड़ दूसरा का प्रतिरोध R2 प्लस तीसरा का प्रतिरोध R3। ये किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए। और समांतर क्रम के लिए क्या होगा? तो समांतर क्रम के लिए हम लोग थोड़ा सा बताते हैं कि समांतर क्रम के लिए गाइज हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, मिटाने में थोड़ा समय लगेगा, इसके लिए हम पहले फिर से ऐसे मिटा लेते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में हो जाता है जो हमारा कुल मतलब टोटल प्रतिरोध होता है 1/R पैरेलल बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या फिर सब्जेक्टिव में भी सॉल्व करने को मिलेगा। तो पहला देख लीजिए कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इसमें होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न फिर हमारा एक देखिएगा, फिर खाली पेज मिला, तो खाली पेज इसको हम पहले बता चुके हैं। आप देख रहे हो कि हमारा ये सेशन अब समाप्त होता है। 7 बजे हमारा लाइव सेशन था। हमारा जो चैनल का नाम है ऑनलाइन साइंस हब, इसके कुल 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। गाइज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी एग्जाम की तैयारी बचे 2-4 दिन में अच्छे से कर सके और थोड़ा अच्छा मार्क्स ला सके। हम इसी तरह से जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म होता है सुबह 7 बजे लाइव सेशन के साथ आपके बीच उपस्थित रहेंगे। बगल में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा उसको जरूर दबा दे ताकि आपके लिए जब भी हम लाइव सेशन लेके आए तो आप तक एक नोटिफिकेशन का बेल पहुंच जाए और आप जल्द से जल्द लाइव सेशन के साथ जुड़ जाए। गाइज ये हमारा पहला लाइव सेशन था, पहली बार हम कैमरा के सामने फेस कर रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसके लिए खेद है। अगली बार हम जब भी आपके लिए अर्थात अगले दिन हम लाइव सेशन लेके आएंगे तो उसमें इस तरह की जो भी छोटी छोटी गलती हुई है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप अगले भी हमारे लाइव सेशन जो होगा उसमें आएंगे।